इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि रास्ते में काफी ज्यादा निराश होकर चलते हुए जा रहा था और लेखक द्वारा बताया जाता है कि मकान मालिक ने युवक को सड़क पर बाहर निकाल दिया क्योंकि उसका लीज खत्म हो चुका था। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो असल में एक राइटर था जो कि कहानी लिखता था, नाम बाइवू, और अगर दिन के अंत तक जरूरी रकम नहीं मिली तो उसे रात सड़क पर ही बितानी पड़ती। उसके द्वारा लिखी गई किताबों की कीमत बहुत गिर चुकी थी। वो अपनी जेब में बचे थोड़े से पैसे को देखता है और समझ जाता है कि इससे बस 2-4 निवाले ही खाए जा सकते हैं, और अगर दिन के अंत तक जरूरी रकम नहीं मिली तो उसे रात सड़क पर ही बितानी पड़ती। निराशा में वो लॉटरी आजमाने का फैसला करता है क्योंकि उसके पास अब कोई और आइडिया नहीं बचा था। बेयू नाम का वो युवक लॉटरी टिकट बेचने वाली दुकान के बोर्ड को काफी देर तक घूरता रहता है, फिर धीरे धीरे अंदर जाता है। उसे लगता है कि उसकी हालत में टिकट खरीदे या न खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे ही पूरी तरह बिखर चुकी है। जब बेयू 5 टिकट मांगता है तो सेलर बिना ज्यादा दिलचस्पी दिखाए कहता है कि कोई भी चुन लो, किस्मत पर छोड़ दो। लड़का, जिसे वैसे भी किसी उम्मीद नहीं थी, शांति से कहता है कि अगर वो सच में लकी इंसान है तो शायद अभी किस्मत उसका साथ दे दे। एक लंबी और बेचैन बिना नींद वाली रात के बाद उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सामने की रियलिटी तैरने लगी हो। सेलर टिकट पकड़ा ही रहा था कि तभी लड़के की नजर किसी अजीब जानकारी पर पड़ती है जिस पर 100% लिखा हुआ था। वो सोचने लगता है कि ये आखिर है क्या। वो अपनी उंगलियां उस इमेज की ओर बढ़ाता है, उसे छूने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या ये सिर्फ वही देख सकता है या कोई और भी। ये सिर्फ उसका वहम तो नहीं। बेयू को एहसास होता है कि वो कागज के पार हर टिकट की जीतने की प्रोबेबिलिटी देख सकता है। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो एक टिकट खुरचता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसने 10 युआन जीत लिए थे। अब पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर वो बेचैन तरीके से 2 और टिकट मांगता है, ये सोचकर कि उसका कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता। जब वो कंफर्म कर लेता है कि टिकट के ऊपर दिख रहे नंबर सच में जीतने की संभावना बताते हैं तो वो 10 और टिकट खरीदने की बात करता है। सेलर उसे चिड़चिड़ी नजर से देखता है, कुछ बड़बड़ाता है लेकिन टिकट थमा देता है। टेबल पर उसके सामने 9 टिकट ऐसे होते हैं जिन पर 100% लिखा होता है, लेकिन किसी वजह से बेयू 0% वाले टिकट की ओर हाथ बढ़ाता है। जब वो कंफर्म करता है कि ये टिकट सच में हारने वाला है तो उसे जबरदस्त झटका लगता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो सफलता की प्रतिशत संभावना देख सकता है। जब सेलर देखता है कि लड़का हार गया तो वो उसे समझाता है कि जुआ नुकसानदेह होता है और सही समय पर रुक जाना चाहिए। सेलर की हैरानी के लिए बेयू शांति से पैसे देता है और कहता है कि उसे 20 युआन के 10 टिकट और 10 युआन का एक टिकट चाहिए। सेलर मन ही मन सोचता है कि अब ये लड़का पूरी तरह अपना पैसा गवा देगा, फिर भी उससे पूछता है कि क्या वह सच में श्योर है। 10 मिनट बाद दुकानदार मायूस होते हुए 20,420 युआन परेशान होते हुए ट्रांसफर करता है क्योंकि ऑब्वियसली हमारा हीरो जीत गया था। जब पैसा ट्रांसफर होता है तो बेयू को सब कुछ और भी ज्यादा अनरियल लगने लगता है। वो सोचने लगता है कि टिकट के ऊपर दिखने वाला परसेंटेज सिर्फ जीतने की संभावना दिखाता है, इनाम की रकम नहीं। उसे लगता है कि अगर इनाम की रकम भी दिखती तो कितना अच्छा होता। वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये प्रोबेबिलिटी आखिर कैलकुलेट कैसे हो रही है और क्या इसमें कोई पैटर्न है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती है। उसे एक ऐसा आइडिया आता है जो सब कुछ बदल सकता था। वो टेबल पर पड़े टिकटों की ओर इशारा करता है और सेलर से वही टिकट मांगता है। बेयू टिकटों को हाथ में लेकर एक एक को ध्यान से देखता है और हर एक की प्रतिशत संभावना जांचता है। सेलर खुद से सोचता है कि ये लड़का बस किस्मत से जीत रहा है और इस बार जरूर हारेगा। बेयू खुद को शानदार महसूस करता है और तय करता है कि एक और मौका लेना चाहिए। उसकी इंट्यूशन कहती है कि किस्मत अभी उसके साथ है। सेलर चिढ़ने लगता है क्योंकि लड़का अब तक करीब 20,000 जीत चुका था और अब हारना चाहिए था। लड़का एक और टिकट खुरचता है और बिना किसी हैरानी के फिर से 10 युआन जीत जाता है। लगातार जीत के बाद बेयू को लगने लगता है कि अब उसकी किस्मत सच में चमक रही है और रुकने की कोई वजह नहीं है। सेलर दिल पकड़ लेता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब हो क्या रहा है। छठी बार लगातार जीतने के बाद भी बेयू शांति से कहता है कि आज वो बस बहुत ज्यादा लकी है। वो टिकटों को देखते हुए सोचने लगता है कि इनसे वो अधिकतम कितनी रकम निकाल सकता है। अचानक उसे एहसास होता है कि सफलता का प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि टिकट लेने से पहले वो खुद से क्या सवाल पूछता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सवाल सही तरीके से बनाए और परसेंटेज का सही इस्तेमाल करे तो वो इस दुकान के मालिक को आसानी से चकमा दे सकता है। सेलर अब सतर्क हो जाता है।
उसे लगने लगता है कि ये लड़का या तो पागल है या फिर कोई जीनियस मैनिपुलेटर। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती, शायद ये लड़का किसी जुए के देवता का पुनर्जन्म है। बेउ खुद भी मानने लगता है कि उसकी ये नई क्षमता किसी दैवी शक्ति से कम नहीं। आज खुद को बेहद लकी मानते हुए वो एक साथ कई दर्जन टिकट बल्कि पूरे पैक मांग लेता है। सेलर उसे फिर चेतावनी देता है कि जोश में आकर लत मत लगा लेना। बेउ शांति से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं और उसे उम्मीद है कि वह फिर से 20,000 जीतेगा। सेलर भारी सांस लेता है और समझाने की कोशिश करता है कि जिंदगी सिर्फ किस्मत के सहारे नहीं बनाई जा सकती। वो बेचैनी से देखता है जैसे बेउ एक और टिकट खुरचता है। पसीने की बूंदें सेलर के चेहरे से टपकने लगती है। अचानक उसे राहत मिलती है जब वो देखता है कि इस बार टिकट हार गया। वो गंभीर लहजे में कहता है कि इस दुनिया में अनंत किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। बेउ बस मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि ये किस्मत नहीं बल्कि उसकी क्षमता है। शक न हो इसलिए वो जानबूझकर कुछ टिकट हारने लगता है। सेलर खुश होकर कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन बेउ जानता है कि अब सही समय है अपनी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने का, क्योंकि वो जानता है कि ये किस्मत का मामला बिल्कुल नहीं है बल्कि पहले से सफलता की संभावना देखने की उसकी क्षमता का कमाल है। अब वो किस्मत पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं टिकटों को चुनता है जिनका मनचाहा प्रतिशत उसे पहले से पता होता है। शक पैदा न हो इसलिए वो जानबूझकर हारने लगता है, ये उम्मीद करते हुए कि सेलर कुछ नोटिस नहीं करेगा। आदमी खुशी से मुस्कुराता है और कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन बाई ने उसकी बात नहीं मानी और अब हारने के बाद उसकी पूरी किस्मत खत्म हो चुकी है। अचानक बाई को लगता है कि उसकी किस्मत फिर से लौट आई है। बाई अपनी नई क्षमता पर हैरान होता रहता है और जानबूझकर 0 चांस वाले टिकट खरीदता है ताकि सेलर का ध्यान भटकाया जा सके। सेलर ये देख बार बार कहता है कि किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी है और अब सफलता की संभावना सिर्फ 1 में 10 है। बाई उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देता है और गंभीर चेहरे के साथ कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी किस्मत उससे मुंह मोड़ चुकी है। असल में वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसे लगता है कि अब अपनी नई क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल करने का यही सही समय है। सिगरेट का एक कश लेते हुए सेलर उसे सलाह देता है कि वो ये सब भूल जाए। उसे पूरा यकीन होता है कि अब वो कुछ भी नहीं जीत पाएगा। बाई फिर जीत जाता है, लेकिन इस बार आदमी पूरी तरह शांत रहता है क्योंकि इनाम सिर्फ 20 युआन होता है, न कि हजारों जैसा उसे डर था। लड़का खुशी खुशी टिकट दिखाते हुए कहता है कि वो फिर जीत गया है और इस बार उसे 10 यून मिले हैं। सेलर जीतने वाले टिकटों को ध्यान से देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़का शायद किसी दानव का अवतार हो सकता है। बाई आसमान और धरती की आत्माओं को पुकारने लगता है और आखिरी लॉटरी टिकट पर 10 लाख युद्ध देने की प्रार्थना करता है। सेलर इस मांग को भोली भाली समझता है क्योंकि इतनी जीत के बावजूद 10 लाख की संभावना नहीं बढ़ती और लड़के को ये समझना चाहिए। इसी पल बाई का चेहरा चमक उठता है और वो सेलर को 15,000 जीत वाला टिकट पकड़ा देता है। ये देखकर आदमी इतना चौंक और परेशान हो जाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और जोर से चीख पड़ता है। लड़का साफ संतोष के साथ देखता है कि 15,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं और मुस्कुराते हुए हाल की बातचीत और किस्मत की बात याद दिलाता है। आदमी चालाकी पर उतरने का फैसला करता है। उसे पता होता है कि फैक्ट्री इनाम बराबरी से बांटती है और चूंकि लड़के को पहले ही मुख्य टिकट मिल चुका है, अब सफलता की संभावना नगण्य है। वो बाई से कहता है कि आज वो सच में बेहद किस्मत वाला है और पूछता है कि वह और कितने टिकट खरीदना चाहता है। बाई टिकट स्कैन करने लगता है और जीत की संभावना देखने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि अधिकतम संभावना सिर्फ 5% है। इसके बाद वो टिकट खरीदने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी सारी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। उसे लगता है कि अब रुकने का समय आ गया है। सेलर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब वो इतना किस्मत वाला है तो उसे आधे रास्ते में हार नहीं माननी चाहिए। बाई जवाब देता है कि वो हार सकता है और अपना सारा पैसा गंवा सकता है, इसलिए वो तय करता है कि अब रुकना ही सही है। वो सोचता है कि आज वो कितना खुशकिस्मत रहा है और ये भी सोचता है कि क्या ये क्षमता लॉटरी के अलावा कहीं और भी इस्तेमाल की जा सकती है। वो दरवाजे को छूता है और मन में पूछता है कि अभी इसे सुरक्षित खोलने की संभावना कितनी है। उसके सामने 100% दिखता है, लेकिन अचानक प्रतिशत तेजी से गिरने लगता है। वो चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। उसी पल शीशा टूटने की आवाज आती है और एक बड़ा कुत्ता दरवाजे से अंदर उड़ता हुआ आता है। बेउ राहत की सांस लेता है और सोचता है कि वो बाल बाल बच गया। सेलर टूटे दरवाजे पर गुस्सा करता है और कुत्ते को डांटने लगता है।
कुछ देर बाद वो महसूस करता है कि लड़के का व्यवहार अब सामान्य नहीं लग रहा। वो अचानक बेयू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जो कुछ उसने देखा है उसके बाद वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। बेयू समझ जाता है कि इस बार वो ज्यादा आगे निकल गया है। वो मन में सोचता है कि अगर वो कहे कि उसके पास मानसिक शक्तियां हैं तो क्या ये आदमी मानेगा। परसेंटेज 50% दिखाता है। वो नया सवाल पूछता है। अगर वो कहे कि उसके माता पिता मशहूर जादूगर थे तो परसेंटेज बढ़ने लगता है। वो गर्व से कहता है कि उसके पास साइकिक पावर है और वो कोई सड़क छाप ठग नहीं है। सेलर शक के साथ सुनता है, लेकिन जब बेयू सीक्रेट वंश की बात करता है तो भरोसा बढ़ने लगता है। आखिर में सेलर उसे मास्टर कहकर बुलाता है और मदद मांगता है। बेयू उसकी मुआवजे की रकम का हिसाब लगाता है और बताता है कि अगर वो 42 लाख मांगे तो मना नहीं किया जाएगा। सेलर फोन करता है और कॉल खत्म होते ही हैरानी से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुआवजे की रकम बिल्कुल वैसी ही निकलती है जैसी उस लड़के ने बताई थी। इसके बाद वो आदमी युवक का धन्यवाद करता है और कहता है कि वो सच में एक असली साइकिक है। सेलर को पूरा भरोसा हो जाता है कि मास्टर ने उसे एक बहुत काम की भविष्यवाणी दी है और वो कृतज्ञता में 3 लाख युआन देने का वादा करता है। वो रहस्यमय साइकिक की भूमिका बनाए रखता है और कहता है कि ये सब स्वर्ग की इच्छा है। वो आंखें बंद करता है। वो मन ही मन सोचता है कि आज वो कितना ज्यादा लकी है। तभी उसे बैंक से नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके अकाउंट में 3 लाख वान क्रेडिट हो चुके हैं। इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम मिलने पर बो के अंदर की खुशी संभाले नहीं संभलती। वो सेलर को देखता है और सोचता है कि अगर वो सफलता का परसेंटेज देख सकता है तो वो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। बो उस आदमी से विदा लेता है। सेलर उसे मास्टर कहकर बुलाता है और अच्छे दिन की कामना करता है। वो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रहता है। बो को लगता है कि अगर वो इस सुनहरी खान का सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है और बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। वो बाहर निकलता है और तुरंत उसी बेवकूफ कुत्ते को देखता है जिसने दुकान का दरवाजा तोड़ा था। उसे हैरानी होती है कि कुत्ता अब भी यहीं है। वो सोचता है कि शायद वो यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। वो मन में ये सवाल करता है और सिस्टम से जवाब मिलता है कि इसकी संभावना 100% है। उसे याद आता है कि इसी कुत्ते की वजह से उसने पैसे कमाए थे, इसलिए वो तय करता है कि अब उसे ये एहसान चुकाना चाहिए और कुत्ते को उसके मालिक तक पहुंचना चाहिए। उधर कुत्ता खुशी खुशी पास पड़ी गेंद उठाता है और जोश में उसे हवा में उछाल देता है। गेंद पास की इमारतों और विज्ञापन बोर्ड से टकराते हुए तेजी से उछलती है और वापस आकर सीधे कुत्ते के सिर पर लगती है। इसके बाद वही गेंद तेज रफ्तार में उड़ती हुई सीधे उस लड़के के सिर पर आ लगती है। तेज दर्द में वो सिर पकड़ता है और सोचता है कि इसका मालिक आखिर ऐसे जानवर को कैसे संभालता होगा। लड़के को ये सब बेवकूफी लगता है, लेकिन वो तय करता है कि अब जब उसने जिम्मा ले ही लिया है तो मालिक को ढूंढना ही पड़ेगा। अचानक कुत्ता दौड़ पड़ता है और युवक उसके पीछे पीछे भागने लगता है, ये मानते हुए कि शायद वह उसे उसके मालिक तक ले जाएगा। भागते हुए वो कई बार सोचता है कि उसे पीछा जारी रखना चाहिए या नहीं। कुछ मिनट दौड़ने के बाद वो एक सेंट्रल पार्क में पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर एक बेंच के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो उस लड़की को ध्यान से देखता है और उसकी खूबसूरती से हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि ऐसी इत्तेफाक सिर्फ बेहद जबरदस्त किस्मत से ही होते हैं। वो मन में सोचता है कि ये लड़की कम से कम 9 आउट ऑफ 10 तो जरूर है। अगले ही पल वो सोचता है कि इस लड़की के कुत्ते का मालिक होने की संभावना कितनी है और जवाब आता है 100%। उसे हैरानी होती है कि इतनी खूबसूरत लड़की ही उस कुत्ते की मालिक है। वो खुद से मानता है कि शुरुआत में वो सिर्फ अपनी क्षमता टेस्ट करना और थोड़ा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे उससे कहीं ज्यादा मिल गया। वो नोटिस करता है कि लड़की बहुत रिलैक्स दिख रही है और सेल्फी ले रही है, जबकि उसका कुत्ता गायब है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो एक पल रुकता है और सोचता है कि बातचीत कैसे शुरू करे। लड़की तुरंत सेल्फी लेना बंद कर देती है और सवालिया नजर से उसे देखती है। वो पूछता है कि क्या ये कुत्ता उसी का है। लड़की कहती है कि ये जानवर उसके कुत्ते से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि उसका कुत्ता इससे कहीं ज्यादा क्यूट है। ये जवाब सुनकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। उसे अजीब लगता है कि लड़की अपने ही कुत्ते को पहचान नहीं पा रही और उसे लगता है कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। लड़की आगे कहती है कि उसका कुत्ता ज्यादा खुशमिजाज और समझदार है और उसका फर भी ज्यादा स्मूथ है। वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाता। वो समझ नहीं पाता कि कोई अपने कुत्ते को कैसे नहीं पहचान सकता। लड़की भौहें चढ़ाकर उससे पूछती है कि आखिर दिक्कत क्या है। वो कहता है कि दिक्कत ये है कि ये उसका नहीं बल्कि उसी का कुत्ता है। लड़की हंसते हुए कहती है
कि ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है और इशारा करके बताती है कि उसका कुत्ता वहाँ बेंच से बंधा हुआ है। लड़की की समझ पर शक होने के बावजूद युवक बेंच के पास पड़ा फटा हुआ कॉलर उसकी तरफ इशारा करके दिखाता है। लड़की साफ साफ हैरान हो जाती है और आखिरकार समझ जाती है कि ये सच में उसी का कुत्ता है। करीब 5 मिनट की बातचीत के बाद लड़की युवक को धन्यवाद देती है। वो कहता है कि उसे मदद करके अच्छा लगा, क्योंकि सबसे जरूरी बात यही है कि कुत्ता अपने मालिक से मिल गया। बो खुद हैरान होता है कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की से बात की और वो सोचता है कि ये पहली बार है जब उसने इतनी सुंदर लड़की को दोस्त के रूप में ऐड किया है। वो उसका फीड देखता है जहां उसने अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए फोटो डाली हुई है। इसके बाद वो हस्की की तस्वीरें देखता है और सोचता है कि बैकग्राउंड में बिखरा हुआ सामान देखकर लगता है कि ये कुत्ता सच में बहुत शरारती है। वो सोचता है कि अगर वो खुद ऐसा करता तो उसे कब का पीट कर बाहर निकाल दिया जाता। अगले ही पल वो आह भरता है और सोचता है कि उसे ऐसा बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि आज ही उसे किराए के घर से निकाल दिया गया था और ताले तक बदल दिए गए थे। लड़की कहती है कि वो बिजी है, फिर अलविदा कहती है और उसे शुभकामनाएं देती है। अचानक बेयू को एहसास होता है कि वो किसी भी काम की सफलता का परसेंटेज देख सकता है। वो सोचता है कि जब वो अमीर बन सकता है तो किराया देने की जरूरत ही क्या है। हालांकि उसके पास अब 3 लाख है, लेकिन ये शुरुआती पेमेंट के लिए भी काफी नहीं है। वो जल्दी और असरदार तरीके से पैसा कमाने का रास्ता सोचने लगता है। तभी उसकी नजर सामने लगे एंटीक मार्केट के चमकते साइन पर पड़ती है। उसे अचानक एहसास होता है कि अगर सही चीज पहचाननी आती हो तो एंटीक बहुत जल्दी पैसा दिला सकते हैं। वो एक बड़े गेट के पास खड़ा होता है जो पुराने सामानों के बाजार की ओर ले जाता है और नई संभावनाओं के बारे में सोचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे व्यापारियों की ऊंची आवाजें सुनाई देती हैं, जो प्राचीन चीजें बेहद सस्ते दामों में बेचने की पेशकश कर रहे होते हैं। बियू तुरंत व्यापारियों से घिर जाता है। उनमें से एक जोर देकर कहता है कि उसके पास नॉर्थर्न सॉन्ग युग का असली पोर्सिलेन कटोरा है और सिर्फ 50,000 में देने को तैयार है। पास खड़े 2 व्यापारी आपस में फुसफुसाते हैं। उनमें से एक मुस्कुराकर कहता है कि इस बेवकूफ नए लड़के को देखो जिसे एंटीक की कोई समझ नहीं है। बेव दुखी होकर समझ जाता है कि ये लोग उसे एक बेवकूफ, न्यूबी और आसान शिकार समझ रहे हैं जो जल्दी पैसा बनाने का मौका है। उसके विचार तभी टूटते हैं जब सामने बैठा एक व्यापारी घमंड से कहता है कि ये सारे सामान उसे विरासत में मिले हैं और उसके पूर्वज मशहूर कला प्रेमी थे। लड़का मुस्कुराते हुए सामान दिखाने को कहता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि इन व्यापारियों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इतना भोला दिखने वाला ये न्यूबी एक खास क्षमता रखता है। वो खुद से मन में सवाल करता है कि क्या इस कबाड़ के ढेर में कोई असली एंटीक मौजूद है। सिस्टम जवाब देता है 100%। बेयू को लगता है कि सब चीजें असली नहीं हो सकती, इसलिए वह और सतर्क हो जाता है। वो सामने फैले सामान को शक की नजर से देखता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ वाकई एंटीक मौजूद है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कौन सी चीज कितनी पुरानी और कितनी कीमती है। वो सोचता है कि असली और बेहद दुर्लभ चीज को पहचाने कैसे। वो सिस्टम से पूछता है कि यहाँ 5,000 की कीमत वाला कोई एंटीक मिलने की संभावना कितनी है। जवाब आता है 0%। सामान को स्कैन करते हुए उसकी नजर प्रेयर बीड्स पर पड़ती है, जिनकी प्रामाणिकता 100% थी और 300 युआन की कीमत पर सफलता की संभावना 5% दिख रही थी। व्यापारी कहता है कि लड़के की नजर तेज है और बताता है कि ये माला सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कभी महारानी ने पहना था। जब वो इसके लिए 20,000 युआन मांगता है तो बेयू समझ जाता है कि उसे साफ तौर पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और वो वहाँ से हट जाता है। बेयू मान लेता है कि ज्यादातर व्यापारी सिर्फ सड़क छाप ठग है और वो 10,000 युआन को एक की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो बगल के एक स्टॉल पर जाता है और पूछता है कि इस दुकान में 10,000 से ज्यादा की चीज मिलने की संभावना कितनी है। जवाब आता है 10%। वो 20,000 फिर 30,000 के बारे में पूछता है, फिर 50,000 युआन की चीज की संभावना पूछता है, जहां उसे फिर से 10% मिलता है। ये देखकर वो सोचता है कि यहाँ अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। व्यापारी उसे तिरस्कार भरी नजर से देखता है और सोचता है कि इस न्यूबी को सबक सिखाना चाहिए। वो कहता है कि एंटीक का सौदा सिर्फ किस्मत पर नहीं चलता और दावा करता है कि वो ईमानदारी से बिजनेस करता है। इसके बाद वो एक और चीज बेचने की कोशिश करता है। कहता है कि ये सच में बहुत कीमती है, लेकिन बेयू उसे रोक देता है और साफ कहता है कि वो वही गिलास खरीदना चाहता है जिसकी वैल्यू 5 लाख होने की संभावना 100% है। बेयू सोचता है कि वो कोई साधारण न्यूबी नहीं है जिसे आसानी से ठगा जा सके, क्योंकि उसके पास
प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट की क्षमता है। व्यापारी हैरान होता है कि लड़का 10 ब्रॉन्ज आइटम में से आखिरी वाले में ही दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, जिसे वो बेकार समझता है और वो दाम बढ़ाने का मन बना लेता है। बेयू उसकी नीयत समझ जाता है और मन ही मन उसे मोटा कहकर कोसता है। वो खुद को कोसता है कि उसने बहुत जल्दी दिलचस्पी दिखा दी। तभी व्यापारी उसे पोर्सिलेन देखने का ऑफर देता है। वो एक पुराना फूलदान दिखाता है और कहता है कि इसके नीचे कुम्हार के चाक के निशान देखो, ये पूरी तरह हाथ से बना है। वो इसके लिए 50,000 मांगता है और कहता है कि इसे दोबारा बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। बेयू बाहर से हैरानी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये मोटा फिर से बेकार कबाड़ बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कीमत कुछ युआन से ज्यादा नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि इस मोटे को पता ही नहीं है कि उसके पास आधे मिलियन युआन की एंटीक मौजूद है। बेयू माफी मांगते हुए कहता है कि एंटीक खरीदना मजेदार जरूर है, लेकिन उसे पोर्सिलेन में दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर व्यापारी चौकन्ना हो जाता है और निराशा छुपाने की कोशिश करता है। बेयू कैजुअली कहता है कि उसे ये वाइन कप पसंद है ताकि व्यापारी दाम न बढ़ाए। व्यापारी मुस्कुराता है और कहता है कि लड़के की नजर वाकई तेज है। वो बताता है कि उसने ये कप 8,000 में खरीदा था और उसी दाम में देने को तैयार है। बेयू बाहर से चौंकने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये तो अभी भी नाम मात्र की रकम है। उसे समझ आ जाता है कि व्यापारी को इस कप की असली कीमत का जरा भी अंदाजा नहीं है और यही बात अब उसके फायदे में है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या व्यापारी को इस गिलास की असली कीमत पता है। जवाब आता है 0%। बेयू तय करता है कि उसे और भी गरीब न्यूबी बनने का नाटक करना चाहिए। वो पूछता है कि 4,000 में इसे खरीदने की संभावना कितनी है, फिर और कम करता जाता है। 1,000 युआन पर उसे 100% दिखाई देता है। उसे लगता है कि यही सही समय है। बेयू सोचता है कि 1,000 से नीचे जाना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी तेजी से गिर जाती है और 2,000 काफी सही है। वो व्यापारी से कहता है कि 8,000 उसके लिए बहुत ज्यादा है और दाम थोड़ा कम करने को कहता है। व्यापारी उसे खुद दाम बताने को कहता है। बेयू 2,000 की पेशकश करता है, जिसे सुनकर व्यापारी साफ तौर पर चौंक जाता है। वो नाखुश होता है, लेकिन सोचता है कि 2,000 भी मुनाफे का सौदा है। बेयू साफ कह देता है कि वो एक पैसा ज्यादा नहीं देगा और पूछता है कि क्या वो इस दाम पर राजी है। व्यापारी हामी भर देता है, हालांकि शिकायत करता है कि उसने यही गिलास कल एक लड़की को 8,000 में बेचा था। बेयू कहता है कि अगर वो बेचना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। आखिरकार व्यापारी अनिच्छा से सौदे के लिए मान जाता है। ट्रांजैक्शन हो जाता है, डील पूरी हो जाती है। बिना अपनी खुशी जाहिर किए बेयू शांति से गिलास वाला डिब्बा उठाता है और वहाँ से चला जाता है। बेयू अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा होता है, क्योंकि उसने एक बेहद कीमती चीज सिर्फ नाम मात्र के दाम में खरीद ली थी। असल में उसने जैकपॉट मार लिया था। उधर व्यापारी भी खुश था, क्योंकि उसने वो सामान जिसे उसने लगभग बेकार समझा था 2,000 में बेच दिया था। वो मन ही मन सोचता है कि उसने एक भोले न्यूबी को चूना लगा दिया। ऐसे पलों में उसे अपना काम बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो कबाड़ को एंटीक बताकर हजारों कमा लेता है। वो युवक को एक बेवकूफ समझता है, जिसने सस्ता सामान खरीदकर दोबारा बेचने का सपना देखा है। लड़के को जाते हुए देखकर वो उसे बेवकूफ कहता है। इसके बाद वो बगल वाले व्यापारी से शेखी बघारता है कि कल एक लड़की ने पुराना थर्मस 9,000 में खरीदा था और आज एक लड़के ने 2,000 में एक ट्रिंकेट ले लिया। पास वाला व्यापारी उसे शक की नजर से देखता है और सोचता है कि इसमें इतना गर्व करने वाली बात क्या है। अचानक वो आगे की ओर उंगली उठाकर पूछता है कि क्या यही वो लड़की है जिसे उसने कल थर्मस बेचा था। वो हंसते हुए कहता है कि लगता है वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। लड़की दुकान की ओर बढ़ती है। व्यापारी बिना ऊपर देखे ही कह देता है कि वो बेचा हुआ सामान वापस नहीं लेता। लड़की उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, काउंटर को ध्यान से देखती है और हैरानी से नोटिस करती है कि वो चीज वहाँ मौजूद नहीं है। व्यापारी को समझ नहीं आता कि लड़की क्या चाहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कल वाले थर्मस के पैसे वापस मांगने आई है। तभी लड़की पूछती है कि ब्रॉन्ज का वाइन गॉबलेट कहाँ है और कहती है कि वो उसके लिए हजारों युआन देने को तैयार है। जब वो दाम 50,000 तक बढ़ा देती है तो व्यापारी अपना आपा खो बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो दूर जाते हुए युवक को देखता है और सोचता है कि कहीं न कहीं अभी उसके 50,000 जा रहे हैं। उसे जबरदस्त झटका लगता है कि वो ब्रॉन्ज गॉबलेट इतना कीमती निकला। वो समझ नहीं पाता कि वो लड़का ये सब कैसे जान गया। लड़की देखती है कि वो मोटा व्यापारी उसे घूर रहा है और समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। वो मान लेती है कि शायद उसे दाम कम लग रहा है और सौदा जल्दी करने के लिए रकम बढ़ाने लगती है। वो 70,000,
फिर 80,000 की बोली लगाती है। पास का व्यापारी ये रकम सुनकर सन्न रह जाता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। लड़की अब साफ तौर पर घबरा जाती है और पूछती है कि इन लोगों को हुआ क्या है, क्या इन्हें उसकी बात सुनाई नहीं दे रही। मोटा व्यापारी आंसू रोक नहीं पाता। वो अपनी खोई हुई 80,000 और इस बात पर पछताता है कि एक अनुभवहीन लड़के ने उसे इतनी चालाकी से मात दे दी। पड़ोसी व्यापारी को ये सब मजेदार लगने लगता है। उसे लगता है कि ये ठग आज खुद ही जाल में फंस गया है। हालांकि मोटा व्यापारी खुद को संभालता है। लालच उसकी आंखों में चमकने लगता है और वो 1,00,000 युआन की पेशकश करता है। उसकी हैरानी के लिए लड़की बिना सौदेबाजी किए तुरंत मान जाती है और कहती है कि ये दाम उसे मंजूर है। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। लड़की घबराकर उसकी ओर देखती है, समझ नहीं पाती कि हुआ क्या। वो आदमी जोर के झटके से जमीन पर गिर जाता है। भारी सांस लेते हुए सीने पर हाथ रखता है। पास का व्यापारी वो लड़की को बताता है कि वो गिलास पहले ही बेच दिया गया है, सिर्फ 2,000 युआन में, क्योंकि व्यापारी ने उसे मामूली कबाड़ समझ लिया था। ये सुनकर लड़की बुरी तरह चौंक जाती है और फिर से पूछती है कि क्या वो सच में वही गिलास बेच चुका है। व्यापारी लड़की से कहता है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे और कहीं न जाए, वो अभी वापस आता है। तभी अचानक तेज शोर मचता है और कोई जोर से 3,00,000 की बोली लगाता है। सब चुप हो जाते हैं और शोर की दिशा में देखते हैं। कोई कहता है कि वो लड़का बहुत लकी है, क्योंकि उसके हाथ में जो ब्रॉन्ज गॉबलेट है उसकी कीमत कम से कम 3,00,000 है। आदमी हंसते हुए व्यापारी से पूछता है कि क्या यही वो गिलास है जिसे उसने अभी अभी कौड़ियों के भाव बेच दिया। लड़की का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो गंभीर हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब एक और बड़ी समस्या सामने आ गई है। बेऊ इशारे से साफ कर देता है कि 3,00,000 की पेशकश उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बूढ़ा आदमी सौदे से इनकार करता है और कहता है कि ये कीमत बहुत ज्यादा है और चीज इतनी कीमती नहीं है। तभी वही व्यापारी जिसने गिलास बेचा था भीड़ में घुसकर तब और कोई जोर से बोली लगाता है कि अगर 3,00,000 कम है तो वो 3,50,000 देने को तैयार है। अगले ही पल व्यापारी को जोरदार धक्का लगता है और वो दूर जा गिरता है। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और सख्ती से 4,00,000 की कीमत तय करता है, 1 युआन भी ज्यादा नहीं। बेऊ मानता है कि ये आखिरी कीमत नहीं है। उसे ये भी समझ आता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई आम खरीदार नहीं बल्कि असली एक्सपर्ट है। कुछ देर बाद वो सिस्टम से पूछता है कि क्या 5,00,000 में बेचने की संभावना है। जवाब आता है 100%। बूढ़ा आदमी भारी सांस लेता है और कहता है कि आज की पीढ़ी बहुत अधीर है। इसके बाद वो 5,00,000 देने के लिए राजी हो जाता है। गिलास बेचने वाला व्यापारी बेबसी में रो पड़ता है, जबकि आसपास के लोग चर्चा करते हैं कि ये सामान कितनी पास की दुकान से खरीदा गया था और बेचने वाला अब कितना पछता रहा होगा। एक राहगीर व्यापारी के चेहरे के भाव देखकर पूछता है कि क्या उसने गलती से वही चीज बेच दी थी। भीड़ को यकीन नहीं होता कि इतना अनुभवी और मशहूर व्यापारी इतनी बड़ी गलती कर बैठा। तभी भीड़ के बीच से एक औरत की तेज आवाज गूंजती है। लड़की आत्मविश्वास से कहती है कि वो 5,50,000 देने को तैयार है। बेऊ लड़की की गोरी त्वचा और लंबे पैरों को देखकर प्रभावित हो जाता है। वो सोचता है कि वो सच में एक बड़ी खूबसूरती है, जैसे किस्मत की देवी खुद स्वर्ग से उतरकर उसकी जिंदगी में आ गई हो। बेऊ सोचता है कि पहले वो कभी इतनी खूबसूरत लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब उसे लगता है कि वो सबसे सुंदर लड़कियों को भी आसानी से आकर्षित कर सकता है। वो लड़की को लगातार घूरता रहता है, जिससे वो साफ तौर पर चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, उसे ये वाइन कप हर हाल में चाहिए, नहीं तो उसके दादा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बेऊ ये जानने का फैसला करता है कि क्या लड़की और ज्यादा दाम देने को तैयार है और सोचता है कि उसकी इस जिद का कैसे फायदा उठाया जाए। भीड़ में उसे वही व्यापारी दिखता है जिसने उसे ये गिलास बेचा था। बेऊ खुशी खुशी घोषणा करता है कि जो चीज उसने 2,000 में खरीदी थी उसकी कीमत आधे मिलियन युआन से भी ज्यादा निकल आई है। लड़की दाम बढ़ाकर 5,50,000 कर देती है और तुरंत सौदा करने की जिद करती है। बूढ़ा आदमी इसका विरोध करता है। वो कहता है कि उसने पहले बोली लगाई थी और लड़की की मांग नियमों के खिलाफ है। लड़की झुठलाकर जवाब देती है कि अभी तक कोई सौदा तय नहीं हुआ है, इसलिए उसे पूरी तरह बोली में शामिल होने का हक है। बेऊ सोचने लगता है कि शायद लड़की ये चीज अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए खरीद रही है। बेऊ कहता है कि उसे गिलास बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले खरीदार आपस में तय कर ले ताकि बाद में कोई विवाद न हो। लड़की आत्मविश्वास से कहती है कि एंटीक मार्केट में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा कीमत देता है और वही असली नियम है। बूढ़ा आदमी पीछे हटने वाला नहीं था। वो दाम बढ़ाकर 5,60,000 कर देता है। लड़की बिना देर किए
तुरंत 5,70,000 की बोली लगा देती है। दाम बढ़ने का सिलसिला जारी रहता है। बूढ़ा आदमी लड़की को ध्यान से देखता है और अचानक कहता है कि वो उसे किसी की याद दिलाती है। वो अपने एक पुराने दोस्त का नाम लेता है। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और बताती है कि वही आदमी उसका दादा है। बूढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ता है और खुशी से कहता है कि उसका दादा उसका पुराना दोस्त है। फिर वो पूछता है कि क्या सच में उसी ने उसे ये ब्रॉन्ज गॉबलेट खरीदने भेजा है। वो बताता है कि वो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। लड़की को याद आता है कि उसने उसके बारे में पहले सुना था। बेयू उनसे पूछता है कि वे गिलास खरीदने वाले हैं या अपनी पर्सनल बातें जारी रखेंगे। लड़की बूढ़े आदमी से बात रोकती है, बेयू की तरफ मुड़ती है और सख्त लहजे में कहती है कि वो ये गिलास खरीदेगी। वो बूढ़े आदमी को किनारे ले जाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर उसके पास समय हो तो वो उसके दादा से मिल सकता है, उनके साथ चाय पी सकता है और वो खुद उसे घर तक छोड़ देगी। बेयू अपने फोन की स्क्रीन को खुशी से देखता है क्योंकि अभी अभी उसे मैसेज मिला होता है कि उसके अकाउंट में 6 लाख यून ट्रांसफर हो चुके हैं। वो लड़की को गिलास सौंप देता है और संतुष्ट चेहरे के साथ सोचता है कि वो लगभग मिलियनेयर बन चुका है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद उसे इस अजनबी लड़की को और बेहतर तरीके से जानना चाहिए। अपनी सफलता से उत्साहित होकर वो विनम्रता से लड़की से उसका कांटेक्ट मांगता है ताकि वो उसे वीचैट पर ऐड कर सके। उसका ये खुला ऑफर न सिर्फ लड़की को हैरान करता है बल्कि उसे साफ तौर पर चिढ़ा भी देता है। लड़का लड़की से कहता है कि वो उसे ऐसी लगती है जिसे एंटीक में दिलचस्पी है और वादा करता है कि अगर उसे कुछ दिलचस्प मिला तो वो उसे जरूर लिखेगा। लड़की मन ही मन घिन से सोचती है कि ये पागल सा मेंढक सच में हंस का मांस खाने का सपना देख रहा है। लड़का धीरे धीरे समझने लगता है कि लड़की उसे एक दयनीय सपने देखने वाला समझ रही है जो असंभव और पहुंच से बाहर चीजों की चाह रखता है। वो उसकी बातों पर आक्रामक प्रतिक्रिया देती है और गुस्से में कहती है कि उसे इस तरह उससे बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। हालांकि एक पल के लिए उसकी आंखों में संदेह की परछाई उभरती है। वो सोचती है कि क्या ये लड़का सच में खुद को किस्मत की देवी का आशीर्वाद प्राप्त मानता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे सच में पूरा यकीन है कि वो उससे बड़ा है और इसलिए इस लहजे में बात कर सकता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये लड़की उससे बड़ी तो नहीं है और सच्चाई जानने के लिए अपनी क्षमता इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके उससे बड़ी होने की संभावना 0% है। लड़का सोचता है कि इस क्षमता से वो उसका भरोसा जीत सकता है। वो पूछता है कि लड़की के 20 साल की होने की संभावना कितनी है और जवाब मिलता है 100%। इसके बाद वो साल के महीनों को एक एक करके जांचने लगता है कि लड़की किस महीने पैदा हुई थी। लड़का महीना तय कर लेता है और फिर दिन और समय निकालने की कोशिश करता है। लड़की उसे हंसते और बुदबुदाते हुए देखती है और सोचती है कि इसे आखिर हुआ क्या है। वो लड़की से कहता है कि चिंता न करे और जन्म समय की गणना जारी रखता है। वो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक सारे समय आजमाता है लेकिन हर बार सफलता की संभावना 0% आती है। आखिरकार उसे सटीक जवाब मिल जाता है और वो जान लेता है कि दोनों के जन्म में सिर्फ 1 मिनट का अंतर है और वो 1 मिनट बड़ा है। वो कहता है कि वो किसी भी हालत में लड़की को बड़ी बहन नहीं बुलाएगा। लड़की सोचती है कि उसके सामने कोई पागल खड़ा है। वो मानता है कि उसे लड़की को उसकी सही उम्र और जन्म समय बताकर साबित करना चाहिए कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो गर्व से कहता है कि लड़की 20 साल की है और सितंबर के आखिर में पैदा हुई थी। लड़की जाने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है और सोचती है कि इसे ये सब जानकारी कहाँ से मिली। लड़का आत्मविश्वास भरी नजर से उसे देखता है और सोचता है कि ये सब बेहद आसान था। लड़की चिढ़ने लगती है और सोचती है कि सामने एक घटिया पिकअप आर्टिस्ट खड़ा है जिसकी एक्टिंग भी बेहुदा है। वो मानती है कि ऐसी जानकारी कोई भी निकाल सकता है और वो किसी और शहर के सनकी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती। बो को लगता है कि लड़की उसे कम आंक रही है, इसलिए वो फिर से अपनी क्षमता इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो चौंकी हुई लड़की से कहता है कि उसका जन्म 30 सितंबर को ठीक 15 बजे हुआ था। आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कैसे संभव है। कुछ लोग मानने लगते हैं कि लड़का साइकिक है। भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग जो सबसे पहले गिलास खरीदना चाहता था, शक करने लगता है कि इस लड़के के पास कोई रहस्य है। लड़की झुठलाकर जाने ही वाली होती है कि बेयू फिर बोलता है और कहता है कि वो तय समय से पहले यानी 15:24 पर पैदा हुई थी। बो मानता है कि ये समझना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने अपनी ही जन्म घड़ी से हिसाब लगाया था। लड़की बेहद बेचैन हो जाती है और कांपते हाथों से फोन निकालती है। फोन पर उसकी माँ की आवाज आती है।
जो पूछती है कि अचानक कॉल क्यों किया। लड़की अपनी माँ से पूछती है कि वो किस समय पैदा हुई थी। वो ठीक ठीक समय की पुष्टि करने को कहती है। कुछ देर बाद माँ दस्तावेज देखकर बताती है कि लड़की का जन्म 15:24 और 36 सेकंड पर हुआ था। वो सोचता है कि अब लड़की जरूर जानना चाहेगी कि उसने इतनी सटीक जानकारी कैसे निकाली, लेकिन उसकी हैरानी के लिए लड़की कहती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसका समय बर्बाद न करे। लड़की बहुत उलझन में है, लेकिन लड़का हार मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि उसने सब कुछ बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। लड़की मानती है कि उसने सेकंड तक सही समय बताया है और हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लड़की के गुस्से के बावजूद बेऊ सोचता है कि उसकी खूबसूरती किसी देवी से कम नहीं है। वो उसे शांत होने को कहता है और वादा करता है कि वो अभी समझाएगा कि उसे ये जवाब कैसे मिला। लड़की पीछे हटती है और गुस्से में कहती है कि वो किसी पागल की एक और झूठी कहानी सुनने वाली नहीं है। वो कहती है कि सभी भविष्यवक्ता धोखेबाज होते हैं। वो इसका विरोध करता है और कहता है कि सभी साइकिक एक जैसे नहीं होते और वो खुद देख लेगी। पूरे भरोसे के साथ वो कहता है कि उसने आज काली पैंट पहनी है। लड़की तुरंत चिल्लाकर कहती है कि वो चुप हो जाए। उसी समय बेऊ ये भी जांचता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसे पता चलता है कि उसका सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लड़की जोर से चीखती है और उसे दूर हटने को कहती है। वो सोचता है कि शायद लड़की पुरुषों से नफरत करती है और जानबूझकर किसी रिश्ते में नहीं जाती। अचानक उसे 100% पुष्टि मिल जाती है। ये उसे एक खतरनाक संकेत लगता है। लड़की तनाव में पूछती है कि उसने अभी अभी क्या कहा। आसपास की भीड़ अचानक शांत हो जाती है और ध्यान से सुनने लगती है। लड़की उसका बाजू पकड़ती है और सख्ती से उसे अपने साथ चलने को कहती है। भीड़ को चीरते हुए वे कम भीड़ वाली जगह पर चले जाते हैं। कोने में पहुंचते ही लड़की गुस्से में पूछती है कि वो सब कुछ कैसे जानता है। वो पूरे भरोसे से कहता है कि उसने सब कुछ गणना से निकाला है, इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है। लड़की के चेहरे पर गहरा आश्चर्य आ जाता है और वो बमुश्किल कह पाती है कि ये असंभव है। वो कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं तो वो उसके तिलों की जगह भी बता सकता है। वो पास आकर कहता है कि वो ये सब सिर्फ साइंस के लिए कर रहा है, किसी निजी इरादे से नहीं। लड़की सदमे में है और समझ नहीं पा रही कि ये कैसे संभव है। लड़की को दोस्त के रूप में ऐड करने के बाद बेऊ कहता है कि अगर उसे कोई दिलचस्प एंटीक मिला तो वो बताएगा। वो ये भी कहता है कि वो कभी भी उससे संपर्क कर सकती है और वो अपनी सटीक सलाह देगा। वो खुशी खुशी सीटी बजाते हुए सोचता है कि इस क्षमता से दूसरों के रहस्य जानना कितना आसान हो गया है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी खूबसूरत लड़की से मिलेगा और अपनी शक्ति उस पर इस्तेमाल करेगा। वो एक बुजुर्ग को देखता है जो एक तरफ हटकर फोन पर बात कर रहा है। वो सोचता है कि क्या उसने उनकी बातचीत सुनी होगी और वो किसे कॉल कर रहा है। वो जांचता है कि क्या चिंकिन अभी घर पर चाहिए है। जवाब आता है 0%, लेकिन कुछ देर बाद प्रतिशत बढ़ने लगता है। बेयू अंदाजा लगाता है कि इसका उनके मिलने से कोई संबंध हो सकता है। वो सोचता है कि उसकी और चिंकिन की मुलाकात ऊपर से तय थी और ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं था। वो पूछता है कि इस बुजुर्ग के चिंग परिवार के किसी सदस्य से बात करने की संभावना कितनी है। उसे तुरंत 100% पुष्टि मिल जाती है। चिंकिन अभी भी सदमे में गली में खड़ी रहती है। उसे बेयू का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे सुंदर कहता है। वो लिखता है कि उसका रहस्य शायद उसके रिश्तेदारों तक पहुंच चुका है। चिंकिन भागकर भीड़ भरी सड़क की ओर दौड़ती है ताकि उस अजीब लड़के को पकड़ सके। वो जांचता है कि अगले 30 मिनट में उसके माता पिता का फोन आने की संभावना कितनी है। 100%। वो 15 और 5 मिनट की भी जांच करता है। वो लड़की से कहता है कि ठीक 5 मिनट में कॉल आएगा और उसी समय उसकी माँ का फोन आ जाता है। माँ उसे तुरंत घर आने को कहती है और बताती है कि एक जरूरी सवाल पूछना है। लड़की घबरा जाती है क्योंकि उसकी माँ की आवाज परेशान लग रही थी। वो सोचता है कि अब लड़की को ये पूरी अजीब कहानी अपने माता पिता को समझानी पड़ेगी। उसे याद आता है कि घर से निकलने के बाद उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। अचानक उसके फोन की तेज घंटी बजती है। वो सोचता है कि इतनी अजीब दिन पर उसकी माँ क्यों कॉल कर रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ। माँ बताती है कि उसने उसके लिए एक डेट तय कर दी है। वो चिढ़कर कहता है कि ब्लाइंड डेट बकवास है और वो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो मान लेता है कि माँ से बहस का कोई फायदा नहीं। वो भेजी गई लड़की की फोटो देखता है और सोचता है कि वो इतनी हॉट है कि उसे ब्लाइंड डेट की जरूरत ही नहीं। वो मुड़ता है और हैरानी से देखता है
कि कैफे के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी है जहां उसकी माँ ने डेट रखी थी। कुछ ही पल में वो चिंकिन को देखता है जो पास खड़ी लड़की को समझाने की कोशिश कर रही होती है। लड़की रूखेपन से चिंकिन का हाथ झटक देती है। बेओ सोचता है कि उनके बीच रोमांटिक रिश्ता होने की संभावना कितनी है। जवाब आता है 100%। हैरानी में वह लगभग चाय से घुट जाता है। उसे समझ आता है कि एक रिश्ता तोड़ना चाहती है और दूसरी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उसे ये बहुत क्रूर लगता है। बेओ देखता है कि लड़की की आंखों में दृढ़ निश्चय है और वो साफ तौर पर आखिर तक जाने का फैसला कर चुकी है। तेज झटके से वो चिंकिन का हाथ छुड़ा लेती है। चिंकिन की आंखों में आंसू भर आते हैं। लड़का सोचता है कि ये स्थिति बेहद जटिल है और उसे अंदर से असहज महसूस होने लगता है। वो चिंकिन की जानलेवा नजर पकड़ लेता है और साफ तौर पर बेचैन हो जाता है। तभी लड़की उसके पास आती है और अपना नाम मोएर बताती है। वो हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाने को कहती है। मोएर कहती है कि उसे वो लड़का ठीक लगता है और अचानक डेट पर चलने का ऑफर दे देती है। उसकी आवाज काफी ऊंची होती है। कैफे में मौजूद सभी लोग इतना सीधा ऑफर सुनकर चौंक जाते हैं। बेओ खुद भी पूरी तरह उलझ जाता है। उसने ऐसी स्थिति की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो फिर से चिंकिन की तरफ देखता है जो अपने आंसू रोक नहीं पा रही होती। बेओ बहुत तनाव महसूस करता है और सोचता है कि ये सब कुछ सही नहीं है। उसे बेचैनी होने लगती है। मोएर जवाब मांगती है और पूछती है कि क्या वो उसे पसंद नहीं करता। बेओ कहता है कि बात ऐसी नहीं है और मन ही मन सोचता है कि वह किसी फरिश्ते जैसी लगती है। मोएर झुककर उसके कान में धीमी आवाज में कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही, वो पूरी तरह गंभीर है। इसके बाद वो अचानक बेओ से सट जाती है। ये हरकत उसके अंदर भावनाओं का तूफान खड़ा कर देती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। अंदर से एक जवाब आता है, सफलता की संभावना 0%। बेओ को बुरा एहसास होने लगता है, लेकिन लड़की पीछे हटने वाली नहीं होती। वो एक कदम आगे बढ़ती है, उसे कसकर गले लगाती है और अचानक उसके होठों पर किस कर देती है। इतनी नई पहचान के बावजूद ये साहस चौंकाने वाला था। चिंकिन सन्न रह जाती है। वो आंखें फाड़े चुपचाप ये सब देखती रहती है। अचानक मोएर लड़के को अपने साथ चलने का न्योता देती है। बेओ सोचता है कि वे आखिर जा कहाँ रहे हैं। लड़की कहती है कि ये तो साफ है, वे उसके घर जाएंगे, उसके माता पिता से मिलने। वो ये बात ऐसे कहती है जैसे किसी सस्ते नॉवेल की लाइन हो। इसी दौरान चिंकिन कैफे से बाहर भाग जाती है। बेओ को लगता है कि उसे फायदा मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अजीब सी ग्लानि होती है। वो सोचता है कि शायद मोएर ने उसे सिर्फ चिंकिन का दिल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। वो सिस्टम से सवाल करता है और जवाब मिलता है 100%। इससे उसकी उलझन और बढ़ जाती है। वो मोएर की दृढ़ नजर देखता है और समझ जाता है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। लड़का सोचने लगता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं और क्या वो सच में उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जा रही है। मोएर जोर से पूछती है कि उसने क्या फैसला किया है और क्या वो उसके साथ जा रहा है या नहीं। बेओ सोचता रहता है कि लड़की क्या योजना बना रही है और वो उसे कैसे इस्तेमाल करेगी। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि मोएर शायद अपने माता पिता को शांत करने के लिए किसी लड़के की तलाश में है। अगले ही पल उसे सिस्टम से कई जवाब मिलते हैं। सफलता की संभावना 100%। बेओ रुकता है और थोड़ी देर बाद जोर से लड़की को नाम लेकर पुकारता है। मोएर पूछती है कि क्या हुआ और क्या उसे अभी जो हुआ उस पर पछतावा है। बेओ को गुस्सा और झुंझलाहट महसूस होती है। उसे लगता है कि खूबसूरत होने की वजह से लड़की सोचती है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसी पल वो देखता है कि मोएर की आंखों में आंसू भर आए हैं। बेओ कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वो मोएर और चिंकिन के रिश्ते पर सोचने लगता है। उसे अफसोस होता है कि वो नहीं जानता मोएर असल में क्या सोच रही है। एक आरामदायक और महंगे तरीके से सजे अपार्टमेंट में लड़की की आवाज गूंजती है कि वो घर लौट आई है। दरवाजे पर एक नाराज माँ आती है और चिढ़कर पूछती है कि क्या वो फिर से किसी नाकाम ब्लाइंड डेट से लौटी है। मोएर गर्व से कहती है कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड को माँ पापा से मिलवाना चाहती है और दरवाजे पर खड़े शर्मिंदा बेओ की ओर इशारा करती है। बेओ बहुत घबराया हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है और ये सब एक नाटक है जिसमें उसे एक तय भूमिका निभानी है। वो मान लेता है कि अब उसे इस अजीब कॉमेडी को आखिर तक निभाना पड़ेगा। माँ पूछती है कि बेटी ने पहले कभी बॉयफ्रेंड होने की बात क्यों नहीं बताई। तभी अगले कमरे से पिता की आवाज आती है कि क्या उसने सही सुना है। पिता कमरे में आते हैं, बेओ का हाथ पकड़ते हैं और नोटिस करते हैं कि वो बेहद घबराया हुआ है। मोएर तुरंत कहानी बना देती है कि वे मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन पढ़ाई खराब होने की वजह से अलग हो गए थे और अब अचानक फिर मिल गए। पिता अभी भी लड़के की बाह पकड़े हुए कहते हैं कि दरवाजे पर खड़े रहना ठीक नहीं और पत्नी से कहते हैं कि जश्न का खाना तैयार करे।
माँ पूछती है कि इतनी खुशी की बात पहले क्यों नहीं बताई। पिता दोनों को अंदर ले जाते हैं और बातचीत करने को कहते हैं, जबकि वे नाश्ता तैयार करने जाते हैं। स्थिति और भी अजीब होती जाती है। बेओ सोचता है कि क्या मोएर सच में इन्हीं लोगों की बेटी है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या मोएर इनकी जैविक संतान है। जवाब आता है 100%। ये उसे और भी उलझा देता है। उसी समय माँ फलों की प्लेट लेकर मुस्कुराते हुए कमरे के दरवाजे पर आती है। पिता ये देखकर पत्नी को डांटते हुए बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि वो युवाओं को परेशान क्यों कर रही है। वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे बातचीत जारी रखें, डिनर जल्द तैयार होगा। दरवाजा बंद होते ही मोएर बताती है कि उसके माता पिता काफी समय से उसे बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कह रहे थे। बेओ सोचता है कि शायद वो बहुत समय बाद पहला लड़का है जिसे वो घर लाई है, इसलिए माता पिता का व्यवहार इतना अजीब है। वे दोनों बातें करते रहते हैं, जबकि माता पिता दरवाजे के पीछे खड़े होकर चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं। पिता बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं लड़का हालात का फायदा न उठा ले। माँ पूछती है कि वो लड़के की भावनाओं पर शक क्यों कर रहे हैं। पिता पत्नी को चुप रहने को कहते हैं और हाथ में बड़ा सा किचन क्लीवर पकड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है। बेयू अब भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा होता, लेकिन कुछ साफ करना चाहता है। वो हिम्मत करके लड़की की ओर बढ़ता है और कहता है कि उन्हें सीधे बात करनी चाहिए। मोएर पीछे हट जाती है। बेयू उसकी घबराहट महसूस करता है और दूरी बनाए रखने का फैसला करता है। वो उसे शांत होने को कहता है और समझाता है कि उसका मतलब बस बैठकर शांति से बात करने से है। मोएर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे इस रिश्ते की आदत डालने में थोड़ा समय चाहिए। बेयू देखता है कि लड़की नर्वस है और वो उसके पास आते ही दूरी बना लेती है। वो समझदारी दिखाने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। बेयू उसकी खूबसूरती को निहारता है और सोचता है कि उसका हाथ पकड़ने पर उसे आराम महसूस होगा या नहीं। उसे उच्च संभावना मिलती है। वो किसके बारे में भी पूछता है और वहाँ भी ऊंचा प्रतिशत देखकर चौंक जाता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो खुद को धोखा न दे। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि लड़की उसे सिर्फ अपने माता पिता को धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बेयू सोचता है कि सबसे पहले लड़की को खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। वो काफी कोशिश करके उसका हाथ बढ़ाता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो अपने ही पैर से ठोकर खा जाता है और संतुलन खो देता है। तेज आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ता है। अगले ही पल गुस्से से भरे पिता हाथ में बड़ा सा किचन क्लीवर लेकर कमरे में घुस आते हैं और चिल्लाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। वो अचानक रुकते हैं और हैरानी से बेटी और उसके पास बैठे युवक को देखते हैं। मोएर चिढ़कर अपने पिता से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। माँ जल्दी से कहती है कि सब ठीक है और पिता बस ज्यादा फिक्रमंद है। वो पिता को कान पकड़कर बाहर ले जाती है। बेयू सोचता है कि ये आदमी कितना अजीब है जो चाकू लेकर कमरे में घुस आया। वो धीरे धीरे शांत होता है और सोचता है कि ये परिवार बहुत ही अजीब है। दरवाजे के बाहर माँ पिता को डांटती है कि वो पूरे घर में चाकू लेकर क्यों दौड़ रहा था। पिता सफाई देता है कि वे अपनी बेटी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। बेयू थोड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कि ऐसे हालात में वो कैसे किसी का बॉयफ्रेंड बन सकता है। मोएर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। बेयू सोचता है कि उसे ये रोल कब तक निभाना पड़ेगा और कहता है कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। मोएर पूछती है कि क्या उसे वाकई किसी बात का पछतावा है। बेयू पलटकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो इस नाटक से अपने माता पिता से सच छुपा सकती है। वो कहता है कि बेहतर होगा कि वे ईमानदारी से बात करें, क्योंकि उसके माता पिता उसकी परवाह करते हैं। बेयू उसका हाथ पकड़ता है और दरवाजे की ओर ले जाने लगता है। मोएर गिड़गिड़ाकर कहती है कि बस एक बार उसकी मदद कर दे। अचानक बेयू के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो धीरे धीरे हंसने लगता है, मानो पूरी स्थिति की बेतुकापन समझ गया हो। माता पिता दरवाजे से कान लगाकर अब भी सब सुन रहे होते हैं। माँ फुसफुसाकर कहती है कि झगड़ा उसके पति की बेवकूफी की वजह से हुआ। पिता झुठलाकर कहता है कि अभी बहस का समय नहीं और उन्हें तुरंत मामला सुलझाना होगा। वे देखते हैं कि लड़का जाने वाला है और घबराकर उसे रोकने दौड़ते हैं। बेयू चुपचाप उलझे हुए माता पिता के बीच से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि अगर वो रुका तो लड़की को और दर्द ही देगा। माता पिता सोचते रहते हैं कि उसे कैसे रोका जाए। अचानक माँ चिल्लाकर कहती है कि वो जूते न पहने सूप गिर गया है, लेकिन देर हो चुकी होती है। बेयू जूते पहन लेता है और तुरंत दर्द से चिल्ला उठता है, क्योंकि जूते में गरम और चिपचिपा सूप भरा होता है। वो अपने जूते फिर माता पिता को देखता है और सोचता है कि यहाँ किस तरह की पागलपन चल रहा है। मोएर गुस्से में माँ से पूछती है कि वो रसोई की बजाय हॉल में सूप लेकर क्या कर रही थी।
पिता भी बेटी का साथ देता है। माँ जूते देखकर पूछती है कि लड़का अब घर कैसे जाएगा और तुरंत उसे रात रुकने का ऑफर देती है। बेव समझ जाता है कि अब सब कुछ लड़की पर निर्भर है। माता पिता जोर देकर उसे रुकने को कहते हैं। वो विनम्रता से मना करता है और तुरंत एक बहाना बना देता है कि उसे अस्पताल जाना है अपनी दादी की भतीजी के बेटे से मिलने। मोएर इस अजीब बहाने पर हल्की मुस्कान देती है। माता पिता सिर हिलाते हैं और उसके उलझे पारिवारिक रिश्तों पर चर्चा करने लगते हैं। कुछ पल के बाद बिस्तर पर लेटे हुए बेव सोचता है कि अब पैसा कमाना कितना आसान हो गया है और तय करता है कि वो कल फिर एंटीक बाजार जाएगा। अगली सुबह होती है और बेयू एक बड़े चौक की ओर जाता है जहां दर्जनों एंटीक व्यापारी अपने स्टॉल लगाए होते हैं। वो व्यापारी झुंझलाकर एक एंटीक फूलदान पॉलिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि कैसे कल एक न्यूबी की वजह से उसे नुकसान और बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो इसी बात पर खीज रहा होता है कि तभी उसे अपने ऊपर पड़ती एक परछाई महसूस होती है। व्यापारी मुस्कुराता है और आगंतुक को कोई भी सामान देखने का ऑफर देता है। अगले ही पल वो डर के मारे सिहर उठता है क्योंकि सामने वही लड़का खड़ा होता है जिसने कल उससे बेहद कीमती चीज कौड़ियों के भाव खरीद ली थी। स्ट्रीट फूड खाते हुए बेव लापरवाही से उसे नमस्ते करता है, नए सामान की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या आज कुछ नया है। व्यापारी खुद को संभालते हुए व्यंग्य भरे लहजे में कहता है कि कितनी शानदार इत्तेफाक है कि वो ठीक समय पर आ गया और दावा करता है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ खास है। अंदर ही अंदर वो खुश होता है और सोचता है कि ये बदला लेने का सुनहरा मौका है क्योंकि इस बार उसने इस अनजान खरीदार के लिए खास सामान तैयार किया है। बेयू खाते हुए बस सिर हिलाता है और कहता है कि ऐसे में वह अपना माल आराम से दिखा सकता है। व्यापारी जीत की मुस्कान के साथ नए सामान की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो इन्हें एक दूर दराज गांव से लाया है जहां लोग असली कीमत नहीं समझते। कीमत पूछने के बाद वो आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे सेट की कीमत 50,000 बताता है। वो लड़के के कान में फुसफुसाकर कहता है कि उसने गांव के बुजुर्ग से बात की थी और उसे पता चला कि ये विरासत सोंग राजवंश के आखिरी दौर में एक परिवार को मिली थी। वो धीरे से जोड़ता है कि ये पोर्सिलेन शायद बेहद कीमती है। इसके बाद लड़का नाटकीय अंदाज में जबरदस्त हैरानी दिखाता है और आंखें फाड़ लेता है। सेलर डिजाइन पर उंगली फेरते हुए पूरे भरोसे से कहता है कि नक्काशी और टेक्सचर देखकर साफ लगता है कि ये पोर्सिलेन प्राचीन मास्टर्स की टेक्नोलॉजी से बना है। वो कहता है कि बाई उसका सबसे अच्छा कस्टमर है, इसलिए कीमत खास तौर पर आकर्षक रखी जाएगी। चलो तुम ही बताओ इनका कितना कीमत हो सकता है। 60 दूंगा भाई। व्यापारी की रूह कांप उठती है इतना कम कीमत सुनकर। हीरो फिर जोर से कहता है, मिस्टर वांग आप सच में बहुत बढ़िया आदमी हैं। अगर किसी फैक्ट्री से भी मैं इनको खरीदता तो कम से कम 100 का पड़ता, लेकिन बस 60 बक्स में कोई कैसे इन सिरेमिक्स के सेट को दे सकता है। वो बनावटी गुस्से में कहता है कि उसके हिसाब से ये पोर्सिलेन शानदार क्वालिटी का है और इसकी कीमत कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। व्यापारी का सीना थपथपाते हुए कहता है, ये तो बस 6 लाख। वो दिखावे के अंदाज में ऐलान करता है कि अगर वो इतनी कम कीमत में ये सेट खरीद लेगा तो उसकी अंतरात्मा उसे जिंदगी भर परेशान करेगी। सेलर अंदर से बेहद चिढ़ जाता है, लेकिन दांत भींचते हुए विनम्रता से कहता है कि लड़के की बातें उसके दिल को छू गई। बाई दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर थपकी देता है और कहता है कि वो इतने भले इंसान को दुखी नहीं होने दे सकता। वो सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है और वादा करता है कि अपनी कीमत बताएगा। इसी दौरान वो मन ही मन सिस्टम से असलियत की जानकारी मांगता है और जानकर निराश हो जाता है कि पूरे सेट की प्रामाणिकता सिर्फ 14% है। लेकिन अचानक उसकी आंखें फैल जाती है। 7 मूर्तियों में से एक असली निकलती है। बाई फटाफट हिसाब लगाता है कि अगर इनमें सच में एक ओरिजिनल है तो उसकी कीमत कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। उसे पता चलता है कि इस कीमत की संभावना 90% से ज्यादा है। वो बेपरवाही से फिर पूछता है कि पूरे सेट के लिए सेलर कितनी रकम चाहता है। सेलर के अंदर जबरदस्त खुशी दौड़ जाती है और वह मुश्किल से अपनी शैतानी हंसी रोक पाता है। उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और वो इस बेवकूफ की बदौलत अमीर बनने वाला है। हंसी दबाते हुए वो गंभीर चेहरे से नई कीमत बताता है, 6 लाख। बाई उस खुशी से चमकते चेहरे वाले सेलर को ध्यान से देखता है जो मन ही मन खुद को अमीर रईस समझ रहा होता है। दरियादिली दिखाते हुए सेलर कहता है कि अगर ये कीमत ज्यादा लगे तो वो डिस्काउंट देकर 5 लाख में देने को तैयार है। बाई कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और तुरंत फोन निकाल लेता है। QR कोड स्कैन करके वो 5 लाख यून ट्रांसफर कर देता है।
हक्का बक्का सेलर कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाई डिब्बा उठाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। सेलर के मन में जबरदस्त शक पैदा हो जाता है, कहीं सच में उन मूर्तियों में कोई ओरिजिनल तो नहीं था? क्या उसने दौलत कौड़ियों के भाव बेच दी? लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता है कि आजकल के लड़के खुद को बहुत चालाक समझते हैं। वो पक्का मान लेता है कि सेट नकली ही था। हाथ मलते हुए वो याद करता है कि उसने ये सारा माल सिर्फ 15,000 में खरीदा था और अब आधा मिलियन कमा लिया है। अचानक ब्रेक की तेज चरमराहट सुनाई देती है। एक एसयूवी पास आकर रुकती है और एक गुस्साई लड़की बाहर निकलती है। वो सीधे सेलर पर टूट पड़ती है और पूछती है कि कल शाम उसने जो 15,000 वाली नकली पोर्सिलेन बेची थी वो कहाँ है। कांपती आवाज में वो कहती है कि वो इसे 10 लाख में खरीदने को तैयार है। ये सुनकर सेलर के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। लड़की रोते हुए बताती है कि ये सेट उसके दादा के लिए बेहद अहम था और वो उससे वापस करने की गुहार लगाती है। सेलर का मूड पूरी तरह बिगड़ जाता है। पास का एक व्यापारी ये सुनकर पुष्टि करता है कि उसने किसी लड़के को आधा मिलियन में नकली पोर्सिलेन खरीदते देखा था। वो ताना मारते हुए कहता है कि उसे उसकी किस्मत से बहुत जलन हो रही है। सेलर गर्व से जवाब देता है कि हुनर तजुर्बे से आता है। लड़की अचानक रो पड़ती है और बताती है कि उसने गलती से अपने दादा की असली विरासत को गलत डिब्बे में रख दिया था। सेलर उसे कहता है कि पसंदीदा होने के बावजूद वो तो नकली ही है। तभी लड़की चिल्लाती है और पूछती है कि किसने कहा ये नकली है। वो बताती है कि उन चीजों में से एक असली विरासत थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। मोटे सेलर की हालत और खराब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। पड़ोसी व्यापारी उसका खुलकर मजाक उड़ाता है और याद दिलाता है कि कल उसने गिलास महंगे में बेचा था और आज पोर्सिलेन सस्ते में। लड़की जोर देकर पूछती है कि वो लड़का अब कहाँ गया। इधर बाई एक एंटीक एक्सपर्ट के घर में होता है। एक बुजुर्ग आदमी ध्यान से मूर्ति को देखता है और उसकी चमक व हालत की तारीफ करता है। काफी देर बाद वो कहता है कि ये वाकई एक शानदार नमूना है। अचानक वो बताता है कि उसके घर में भी बिल्कुल वैसी ही एक मूर्ति मौजूद है। वो समझाता है कि ये पोर्सिलेन 1000 साल से भी पुरानी है और शक से पूछता है कि इतनी दुर्लभ चीज एक युवक के पास कैसे पहुंची। बाई सिस्टम से पूछता है कि क्या ये सच में उसी बुजुर्ग की थी। जवाब आता है 100%। एक्सपर्ट पूछता है कि उसे क्या हुआ। बाई खांसते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस चाय गले में अटक गई थी। वो जांचता है कि क्या मोटे सेलर ने चोरी की थी। जवाब आता है 0%। फिर वो सोचता है कि शायद बुजुर्ग की पोती ने गलती से बेच दिया। जवाब 100%। एक्सपर्ट बताता है कि नीलामी में इसकी कीमत 1.2 करोड़ तक जा सकती है और वो खुद 90 लाख देने को तैयार है। बाई मानता है कि ये उसकी एंटीक करियर की शुरुआत के लिए काफी है और सौदा पक्का कर लेता है। बुजुर्ग अपना विजिटिंग कार्ड देता है और भविष्य में कुछ मिले तो संपर्क करने को कहता है। बाई संतुष्ट मन से बाहर निकलता है। तभी एक कार रुकती है और एक लड़की भागते हुए आती है। बाई सोचता है कि वो गिरेगी। संभावना 100%। वो उसे चेतावनी देता है। लड़की चिढ़कर पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा। बाई को अचानक एहसास होता है कि यही एक्सपर्ट की पोती है। संभावना 100%। अगले ही पल लड़की सच में गिर जाती है। बाई उसे पकड़ लेता है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है। बाई समझ जाता है कि मामला और उलझ रहा है। लोग आसपास खड़े होकर दोनों को अजीब नजरों से देखने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि अचानक यहाँ क्या हो गया। अजनबी लड़की गुस्से में चिल्लाती है और तुरंत उसे छोड़ने को कहती है। हीरो तभी कहता है, अरे मैंने नहीं, बल्कि तुमने मुझे जकड़कर पकड़ रखा है। लड़की को तुरंत स्थिति का अंदाजा हो जाता है। वो खुद को उसके हाथों से छुड़ाकर तेज झटके के साथ एक तरफ कूद जाती है और पूछती है कि आखिर वो है कौन। लड़की बेहद उत्तेजित हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे ये सब पहले से कैसे पता था। बाई कहता है कि अब उनके बीच बात करने को कुछ नहीं बचा है और वह जाने वाला है, लेकिन लड़की उसे रुकने को कहती है। बाई जवाब देता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और उसे परेशान न किया जाए। अचानक लड़की उसके हाथ से फोन छीन लेती है और कहती है कि उसे एक जरूरी समस्या है। वो ये भी कहती है कि अगली बार वही उससे संपर्क करेगी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके वो फोन वापस देती है और बिना पीछे देखे चली जाती है। बाई वही खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद वो भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए बेहद अच्छे मूड में होता है। वो सोचता है कि अब उसके पास बहुत सारा पैसा है और वह जो चाहे खरीद सकता है। वो मन ही मन हिसाब लगाता है कि पहले कार लेनी चाहिए या अपार्टमेंट। इसी दौरान उसकी मुलाकात एंटीक सेलर से होती है। मोटा आदमी उससे पूछता है कि उसने पोर्सिलेन कितने में बेची। बाई मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे 90 लाख मिले। उसे हैरानी होती है कि सेलर बिल्कुल भी चौंका नहीं।
ये बात बाई को अजीब लगती है। सेलर अपने असली भाव छिपा लेता है और बाई के जाते ही उसे गालियां देता है, ये सोचते हुए कि वो बदला जरूर लेगा। उधर लड़की अपने दादा के कमरे में झांकती है और देखती है कि वो वही पोर्सिलेन मूर्ति देख रहे हैं जो उन्होंने 90 लाख में खरीदी थी। वो राहत महसूस करती है और बिना ध्यान खींचे निकल जाना चाहती है, लेकिन दादा उसे देख लेते हैं और शक से पूछते हैं कि वो अचानक क्यों आई। लड़की घबरा जाती है और चुप रह जाती है। दादा गौर से उसे देखते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वही पोर्सिलेन पकड़े हुए हैं। लड़की हालात बिगड़ते देख अस्पताल जाने का बहाना बनाती है और रोते हुए अपनी दादी को फोन करती है। बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में पूछता है कि उसने ये सब कैसे कर दिया। पर इससे पहले कि वो लड़की को पकड़ पाता, तभी दादी माँ की एंट्री हो जाती है और लड़की भागकर बाहर निकल जाती है और सोचती है कि इतनी जल्दी पोर्सिलेन बेचने वाला आखिर कौन था। उसे तुरंत वही लड़का याद आता है जिसने उसके गिरने की भविष्यवाणी की थी। उधर बाई को अचानक जोरदार झटका महसूस होता है। वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि मोटा एंटीक सेलर कहाँ गायब हो गया। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या वो बदला लेने की साजिश कर रहा है। जवाब आता है 100%। फिर पूछा जाता है कि क्या वो पैसा वापस लेना चाहता है। जवाब फिर 100%। बाई खुद को थोड़ा शांत करता है और सोचता है कि जब तक उसके पास ये शक्ति है वो संभल सकता है। और बस इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो अगला पार्ट भी इधर आपको मिल जाएगा। बाय।